He's behind me. टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दी कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये आधा सच है। दावा ये भी है कि बीजेपी इसके जरिए 2024 का माहौल तैयार कर रही है। अभी 2022 है, 2024 की तैयारी अभी से है, ये आरोप लगाया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन आरोपों के जरिए क्या उस सच से भागने की कोशिश हो रही है जो कश्मीरी पंडितों का सच है। कश्मीरी पंडितों के जख्म भरे नहीं है, लेकिन फिर उस पर नमक क्यों छिड़का जा रहा है। सच, फैक्ट, बेहतरीन रिसर्च दावे के साथ जो फिल्म बनी है, आखिर उसे लेकर इतने आरोप, इतनी सियासत क्यों हो रही है, ये सब कुछ आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन दंगों की धमकी कौन दे रहा है, कौन अधूरे सच की बात कर रहा है, कौन गुजरात फाइल्स की बात कर रहा है, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये पूरी तस्वीर आपके सामने खुलेगी आगे। आज की डिबेट इसके इर्द गिर्द होगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन को लेकर बीजेपी की मैराथन बैठक हुई और इस बैठक पे नए मंत्रिमंडल और एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण का न्योता भी भेजा। अब जिस दिन पीएम समय देंगे योगी आदित्यनाथ, उस दिन शपथ लेंगे। गुजरात के स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य हो गया है। गुजरात सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है। सभी स्कूल्स में क्लास 6 से क्लास 12 तक गीता पढ़ना जरूरी होगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। तीसरी बड़ी खबर, भारत और जापान के बीच होने वाली समिट की तारीखों का ऐलान हो गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 19 मार्च को दोनों देशों के बीच समिट होनी है। समिट में शामिल होने के लिए जापान के पीएम फुमियो किशिदा भारत दौरे पर आएंगे और इसके साथ ही 21 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट भी होगी। तो काला चिट्ठा आज आपके सामने खुलेगा, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में किया। लेकिन उससे पहले इन दिनों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कोर टीम में दिखने वाले भूपेश बघेल कश्मीर फाइल्स देखने के बाद क्या बोले, आइए सुनते हैं। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए और मस्जिद भी तोड़े गए। यदि वहाँ जैसे कि उसके हीरो कृष्णा खुद ही कहते हैं कि बौद्धिस्टों को भी मारा गया है, सिखों को भी मारा गया है और मुस्लिम को भी मारा गया है, तो वो चीज़ें तो नहीं दिखाई गई। तो बघेल साहब की पूरी बात आपने सुनी, लेकिन एक और सीनियर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की बात आप सुनेंगे तो सिर पीट लेंगे। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं उनका स्टेटमेंट। मेरे परिवार कश्मीर से पलायन करके किसी जमाने में आए थे। मैं मानता हूँ इस बात को कि अब जो बात बीत गई, अब उनको बसाने की बात हो, वापस जो आगे उनको ले जाने की बात हो, स्वार्थ बनाने की बात हो, ये सब करना चाहिए। और एक ग्राफिक मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, किसने क्या कहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आप देखिए। जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता ये कहते हैं जो बात बीत गई वो चली गई, वो बीत गई। भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो क्या कह रहे हैं, फिल्म में आधा सच दिखाया गया। कांग्रेस की विधायक है शकील अहमद, उनका स्टेटमेंट देखिए। वो कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। इसी लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ रहे हैं। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो ये कह रही हैं कि पुराने जख्मों को कुरेदा जा रहा है। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, फिल्म को अगर तुरंत नहीं रोका तो दंगे भड़केंगे, उनका ये कहना है। बीएसपी के सांसद दानिश अली कह रहे हैं लोकसभा में उन्होंने ये कहा कि फिल्म का प्रसारण रोका जाए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि देश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये फिल्म बीजेपी का पाखंड है।
केरल कांग्रेस का ट्वीट तो आपको याद ही होगा, कश्मीरी पंडित से ज्यादा मुसलमान मरे और 15,000 का वो नंबर भी उन्होंने कोट किया। यूपी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की बैसाखी पर चल रही थी यहां पर वीपी सिंह सरकार, जो कि मौन थी उस वक्त। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स हमने आपको दिखाए, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर आज सवाल पब्लिक का ये है कि क्या कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्यक्रम यहां चल रहा है। कश्मीर फाइल्स एक तरफा स्टोरी है, तो दूसरी तरफ की स्टोरी क्या है? बाकी सब याद रखा जाएगा, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार क्या भुला दिया जाएगा? तो इसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी बातचीत होगी। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दें। बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त कश्मीरी पंडितों का पक्ष रखने के लिए ललित अंबरदार जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी साहब आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत सबसे पहले अजय वर्मा जी आपके साथ यहां पर मैं करना चाहूंगी। एक के बाद एक हमने स्टेटमेंट दिखाए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जो बीत गई वो बात गई। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आधा सच दिखाया है। शकील अहमद एक बात कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह एक बात कह रहे हैं। क्यों इस मुद्दे पर संवेदनशील जिम्मेदार बयान देने के बजाय ऐसी बातें की जा रही हैं जो किसी के भी जख्मों को हरा कर दें? क्यों? देखिए, आपको मैं बताऊं सबसे पहले कि कश्मीरी मूवी, बहुत सारी मूवी आई हैं और पहले भी और मूवी चली हैं। जब गोधरा का मामला था, जब भी एक मूवी चली थी और तब लोगों ने सिनेमा हॉल फूक दिया था। जब मुख्यमंत्री गुजरात के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, वो भी मूवी थी। तब आपके चैनल से शायद उस वक्त पता नहीं आप इसमें थे या नहीं थे। नवभारत अखबार तो बहुत पुराना है। लेकिन आप एक बात देखिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ बड़ा बुरा हुआ। 1947 से जब से देश आजाद हुआ तब से लेके 1989 तक तो कश्मीरी ब्राह्मण बड़े उच्च पदों पर, प्रधानमंत्री भी रहे, बड़े अफसर रहे, नेता रहे, पुलिस में रहे, प्रशासन में रहे। कुछ उनके साथ ऐसी स्टेज नहीं आई। एक साल में जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट इन पदों पर रहे सर, तो अपनी काबिलियत के बूते रहे ना। नहीं तो आप अपनी काबिलियत के बूते रहे ना। मैंने काबिलियत के बूते रहे। ये नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये बात गिनाने, जब आप इस बात को गिना रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? आज दर्शक ये समझना चाहता है और इसीलिए सवाल पब्लिक का है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो अच्छे पदों पर थे तो काबिलियत के आधार पर थे या नहीं थे, तो फिर इनकार करके बताइए। नहीं, आप पूरा तो सुनेंगे या मैं बीच में इसको? सर, क्रॉस क्वेश्चन करना आपसे मेरा हक है, वो मैं करूंगी जब मुझे समय पर आपसे करना होगा। आप अपनी बात कंप्लीट करिए और पॉइंट पर मुझे जवाब दीजिए। आप बोलेंगे नहीं देंगे तो फिर मैं, आप ही दिखाते रहिए जो चाहिए, फिर तो मुझे बोलने तो देंगे। सर, डिबेट में सबसे पहला अवसर आपको बोलने का मिला है। आपकी आवाज कौन रोक सकता है? मुझे बाद में दे देते। कोई तर्कों पर बात करिए और फैक्ट्स पर बात करिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो जब कश्मीरी ब्राह्मण वहां सब कुछ पदों पे थे, 89 के बाद कौन सा ऐसा मौका आया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, जगमोहन सिंह वहां गवर्नर थे, जगमोहन जी, और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने 85 सांसदों के साथ समर्थन देकर सरकार चलवाई। उसी पीरियड में ये सारे कर्म क्रियाकांड हुए जितने भी हुए, उसी पीरियड में क्यों हो गए? किसकी जिम्मेदारी थी? क्या मतलब है इसका कांग्रेस से? मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो अच्छे पदों पे थे, ये हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हुआ किसकी, जिम्मेदारी किसकी है? और आप पिक्चर में क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? रवि एक हमारे प्लाटून कमांडर थे आर्मी में, उनके मैसेज का इंटरव्यू दे दीजिए। ठीक है सर, एक सेकंड। अब मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी सर, एक मुझे जवाब दीजिए। आपने ये कहा, नहीं, एक सेकंड सर, सुन तो लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। कांग्रेस की कश्मीरी पंडितों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी 100% कोई जिम्मेदारी नहीं है। और उसे अगर कश्मीरी पंडित घाटी से निकले तो क्या ये सवाल कांग्रेस पार्टी से नहीं पूछा जाएगा? सरकार नहीं, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? आपने इतिहास के 3-4 बिंदु निकाल दिए, उन पर मैं बात करूंगी आगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी? कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, देश की सबकी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी चलिए ठीक है, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम आपने ये कहा कि जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम आपने ये बिंदु यहाँ पर रखा। ललित अंबरदार जी, अब देखिए, एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म को लेकर मैंने एक के बाद एक सारे स्टेटमेंट्स दिखाए। एक बार जरा ग्राफिक्स के साथ में स्क्रीन पर दोबारा से वो स्टेटमेंट दिखाइएगा। जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, शकील अहमद क्या कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से जरा वो ग्राफिक दिखाइएगा। ललित अंबरदार जी, जब आप ये स्टेटमेंट्स देखते हैं जहां पर ये कहा जा रहा है जो बात गई वो बीत गई, आधा सच दिखाया, एक फिल्म से इतनी मिर्च क्यों लग रही है सबको कि उसके आधार पर इतिहास में क्या हुआ वही सबको जज करना है, बजाय कि उस घटना के प्रति संवेदनशील हुआ जाए, उसके हल की तरफ, वहां पर क्या बेहतर हो सकता है अब उसके बारे में सोचा जाए?
मुझे हैरानगी नहीं हो रही है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का शुरुआत से, मैं पीछे नहीं जाऊंगा, पिछली सदी के शुरुआत से बात करता हूं, जो मोपरा और मैसेकर हुआ था हिंदुओं का, तो तब मोहनदास करमचंद गांधी का क्या रवैया था, उन्होंने लगभग उसको कंडोन किया। और मैं अभी शब्द उनके यूज नहीं करूंगा, लेकिन एनी बेसेंट ने इंटरवीन किया, उनको याद दिलाया कि बापू आप क्या कर रहे हो। सांसद थे। अब दूसरी बात यह है कि जब 1947 में आपने 1946 में डायरेक्ट एक्शन जब हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड्स रजाकार्स ने बंगाल के अंदर कत्लेआम किया। दिनों तक वहां पे, हफ्तों तक वहां पे हिंदू की लाशों को कौन खा रहे थे? गिद्ध खा रहे थे। फिर आपने जब जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को मानते हुए, वो ये थी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने, पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तानी जो थे वो आसमान से नहीं टपके, वो हिंदुस्तानी थे 14 अगस्त 1947 तक। 90% जो लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना को वोट दिया वो हिंदुस्तान में रहे। और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? हिंदू और सिखों का जो कत्लेआम हुआ मैम, वहां पे लाहौर की सड़कों के ऊपर हिंदू और सिख औरतों को ढोल के ऊपर नंगा नचाया गया। उसके बावजूद तत्कालीन नेहरूविन कांग्रेस क्या करती है? लियाकत अली खान के साथ एग्रीमेंट करती है, जिसका बोलते हैं नेहरू लियाकत अली पैक्ट। कहते हैं कि तुम हमारे यहां जो माइनॉरिटीज है आप उनका ध्यान रखेंगे, हमारे यहां जो माइनॉरिटीज है हम उनका ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान के अंदर तो माइनॉरिटीज फल फूल रही हैं, किसी बड़े पद तक जा सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर 25% हिंदू और सिख थे, आज की तारीख में 1.5% है जो अभी पाकिस्तान है। बांग्लादेश में 9% रह गए। जेनोसाइड को जो उनका हो रहा ना मैम, 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, दूसरे दिन एक एक्सपर्ट मुल्ला वहां पे, मुल्ला मियां मिट्ठू बोलते हैं उसको, वो बुरके में लेके आता, टीवी के सामने बोलता है कि उसने अपने आप इस्लाम बन गया। हिंदुस्तान की जो सेकुलर आवाज, उनके ऊपर लकवा जमा होता है। जो रोहिंग्यास के लिए जो कहीं मीलों दूर जिन्होंने अपने वक्त मुल्क के साथ बगावत की, उनके समर्थन के लिए आप आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को तोड़ते हैं। ठीक है, भारत सुनिए, उसी वक्त भारत की कांग्रेस क्या करती है? जम्मू कश्मीर के अंदर जब विलय हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन किया था वो अनकंडीशनल था, और वही एक थे उसके हकदार जो उसको साइन कर सकते थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? 370 और 35 से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को देते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, जिसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू थे। जेनोसाइड, नरसंहार एक दिन में नहीं होता। 19 जनवरी को नरसंहार शुरू नहीं हुआ। यह प्रक्रिया पिछले 70 साल से, इस कंटेम्परेरी सेंस में बोल रहा हूं, ये आपने बड़ी बात सदियों में 7 बार हमारा पलायन हुआ। 7वां पलायन भारत की सेकुलर नाक के तले हुआ। मैम ये थोड़ा सा बताना जरूरी है, उस वक्त सरकार किसकी थी सेंटर में? और मैं सब सरकारों को दोषी बोलता हूं, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा और डिनाइल आपके पूछ रही थी आप, अगर इसमें सत्य नहीं है, एक तरफा है फिल्म के अंदर, तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात डिनाइल, डिनाइल एंड डिनाइल, झूठ और प्रोपेगेंडा। और आपने क्या कहा कि उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी, 1 महीना पहले आई थी मैम, और जगमोहन को जब भेजा गया था 19 जनवरी की रात को, जगमोहन ने चार्ज लिया जम्मू में, श्रीनगर के दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर, जहां पे डोगरा लोग भारतीय हैं, वहां पे कोई पृथकतावाद कश्मीर के अंदर हो रहा था। और सुनिए, आपके राजीव गांधी ने उसके जगमोहन जी को उनका जीना हराम कर दिया था। एक अजय जी आ रही हूं, आपने बहुत बोल दिया, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये झूठ और लाइज खोलने पड़ेंगे। और ये मैं उनसे पूछ लूं, जगमोहन जी ने उनका भारत को उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए बचाया। और उस 19 जनवरी की रात को जब वो कायर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भाग गया और कश्मीरी हिंदुओं को जहाजों के हवाले छोड़ गया, उस वक्त उनकी अलायंस राजीव गांधी की नेशनल कांग्रेस का साथी, केंद्र सरकार ने जगमोहन को भेजा था, ये जानते हो कि ये संभाल सकते हैं सिचुएशन को। और उसके बाद राजीव गांधी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके श्रीनगर गए, जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस होटल के बाहर झील में हिजबुल मुजाहिदीन की नेवी वहां कह रही थी यहां चलेगा मुस्तफा, और राजीव गांधी जगमोहन को कह रहे हैं। अजय जी मैं टाइम दूंगी आपको, 1 सेकंड, ठीक है। जगमोहन को कहते हैं तुम्हें देवीलाल जी, अब मैं 1 सेकंड आपको, आपने उनको वो कुर्सी नहीं दी जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता है। तो दिस इज डिनायल। पिछले 32 साल से आप डिनायल मोड में हैं, हम 32 साल से बोल रहे थे, हम 32 साल से यही बात बता रहे हैं। और मैम नहीं, जो जेनोसाइड के जो यंत्र थे ना, टूल, मर्डर,
रेप, सामूहिक बलात्कार और मास मर्डर, और आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे आप भाई, कहते हैं कि 2014 वहाँ पे ये हुआ, ललित जी, यहाँ पे ये हुआ। आप प्लीज पानी पीजिए, आप प्लीज पहले थोड़ा पानी पीजिए, आप प्लीज पानी, मैं आ रही हूँ अजय जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अभी प्लीज, आवाज को ना खोल ललित जी दिया। आप प्लीज पानी लीजिए पहले, आप प्लीज थोड़ा पानी लीजिए, आप थोड़ा पानी लीजिए। अजय जी रुक जाइए ना, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। 22 तक कश्मीरी ललित पंडितों जी की आप पानी पीजिए प्लीज, और और मैं ये समझ पा बार रही ये हूँ, ब्राह्मण नहीं शब्द नहीं मत नहीं, यूज कीजिए, क्योंकि आपके शाहीन बाग के एक अंदर सेकंड, एक सेकंड, सर, प्लीज मेरी बात कर रहे थे, मैं नो ब्राह्मण आपको- शब्द के साथ हिंदूवादियों के साथ सर डिबेट अभी 1 घंटे की है, 1 घंटे का कार्यक्रम है। ललित जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, मेरी सनातनी एक हिंदू हैं। सेकंड, एक सेकंड, एक आगे मत आपको। सेकंड सर प्लीज रुकिए, अजय जी आप भी प्लीज 1 सेकंड रुकिए, मैं शो कंडक्ट कर रही हूँ ना, प्लीज हिंदू रहेंगे, प्लीज हैव सम आप पेशेंस, सर्टिफिकेट प्लीज लिसन टू मी। 1 सेकंड ललित जी आप प्लीज पानी पीजिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, आप जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं मैं समझ सकती हूँ कि जो वो तकलीफ है, वो दर्द है, ये वो दर्द है जो फूटता है जब इस तरह की बात सामने आती है। अजय जी, सुधांशु जी भी जुड़ गए। सुधांशु जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन अजय जी मेरे को रिस्पॉन्ड इस बात का करिएगा, ये जो गुस्सा और ये जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, लम्हों की खता थी और सदियों ने उसे चुकाया है। सवाल मेरा आपसे ये है, राहुल गांधी जब स्टेटमेंट देते हैं, इमरजेंसी पर भी वो दुख जता देते हैं, उसके लिए कह देते हैं कि गलत हुआ है। कश्मीरी पंडितों के लिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से क्या कभी कोई स्टेटमेंट आएगा? उनके जख्मों को हरा करने वाले तमाम स्टेटमेंट्स तो हमने दिखा दिए, लेकिन क्या एक माफी कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है उस पर कभी आएगी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ मैं से? आपको बता दूं, आप बीच में गोधरा पर फिल्म बनी थी प्रेजेनिया, उस पर कितनी वो फूंक दिए गए थे पिक्चरोल, उस पर आज प्रधानमंत्री इस पिक्चर पे बोल रहे हैं सारे काम छोड़कर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 19 जनवरी को ये नरसंहार जो भी सर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सुधांशु जी जवाब देंगे ना, वो सवाल उनके लिए सुन लीजिए। है। मैं आपसे गांधी परिवार पर सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उन पर जवाब बता रहा हूँ, दीजिए। बीपी सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री पर सवाल मैं पूछूंगी सुधांशु जी से, उनकी पार्टी है ना, वो जवाब देंगे उस पर। आप मुझे कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जवाब दीजिए कि क्या कभी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए कश्मीरी पंडितों से गांधी परिवार, टॉप लीडरशिप कांग्रेस की माफी मांगेगी? मैं कई चैनलों पे 2014 से लगातार रहा हूँ, पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता था जब मैं ये पूछ रहा हूँ 2014 से आज 2022 हो गया। प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव शुरू हुए थे 14 में कहा था कि कश्मीरों पंडितों की घर वापसी होगी। मुझे बड़ा दुख है कि 22 तक भी कोई वापसी नहीं हुई है। इस पर नहीं बोलेंगे हमारे कश्मीरी पंडित की साहब क्यों नहीं हुई, इनको जो रटा रटाई, मैं अभी सारी गेस्ट को इन्वॉल्व करूंगी, अभी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं मेरा। इमोशनल अजय जी देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मुझे बड़ा दुख है इस आप सवाल को डक कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। या तो आप कह दीजिए आज नेशनल टेलीविजन पर कि आपके पास जवाब नहीं है, तो मैं फिर ये सवाल आपसे दोबारा नहीं पूछूंगी। कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपसे 2014 के बाद का सवाल नहीं पूछ रही, मैं आपसे 1990 के दौर का सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी टॉप लीडरशिप कभी बड़ा दिल दिखाते हुए कश्मीरी पंडितों से माफी मांगेगी? अगर इसका आप जवाब नहीं दे सकते तो इनकार कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी का क्या रोड मैप है कश्मीर के लिए, सुधांशु जी, ब्राह्मणों के लिए? पूरी ये बातचीत आपने भी सुनी होगी। जिस सवाल को पूछा गया उसका जवाब मिला नहीं, उल्टा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर परजानिया और तमाम फिल्मों का उन्होंने जिक्र कर दिया। लेकिन एक बड़ा आरोप जो बीजेपी पर लगाया वो ये कि इस फिल्म के जरिए 2024 को साधने की कोशिश आप कर रहे हैं। देखिए, मैं भूपेश बघेल जी की बात का भी जवाब दूंगा, अजय वर्मा जी की बात का जवाब। अगर मान्यवर इस फिल्म के जरिए कोई राजनीतिक लाभ लेना होता तो ये 11 मार्च की बजाय 11 फरवरी को रिलीज होती है, 11 जनवरी को रिलीज होती। अब मैं जवाब देता हूं। मैं भूपेश बघेल जी ने जो कहा कि इसमें आधा सच दिखाया गया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। कश्मीर में जो हुआ ये पूरा सच नहीं था। पूरा सच तब होता जब उसमें यह भी दिखाया जाता कि आजाद हिंदुस्तान में असम के धुबरी बरपेटा में क्या हुआ, यह भी दिखाया जाता कि बंगाल के मालदा में क्या हुआ, यह भी दिखाया जाता केरल के मल्लापुरम में क्या हुआ, यह भी दिखाया जाता कि 1947 में 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ जो विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांति में, उसमें क्या हुआ। और 16 अगस्त 1946 तब तो भारत का ही हिस्सा था, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और बंगाल के चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी के नेतृत्व में दंगे हुए। पर सितंबर 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में बुलाया गया कि मुस्लिम लीग आके शामिल हो जाए। फिर जिस बात का जिक्र ललित अंबरदार ने किया 1921 में मोपला के द्वारा किया गया वो नरसंहार भी होता, जिसके लिए महात्मा गांधी की आलोचना सिर्फ एनी बेसेंट ने नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी की थी। पूरा सच दिखाया जाएगा तो बहुत खौफनाक होगा। और मान्यवर, जिसको इसमें प्रोपोगंडा नजर आता है ना, जानते हैं कौन से लोग हैं? प्रोपोगंडा तो उसे कहते थे
कि जिनके लिए 84 में दंगा नहीं था, वो नरसंहार नहीं था, धरती गिरी थी, पेड़ गिरा था, धरती हिली थी। जिनके लिए 20 लाख लोगों की मृत्यु के बाद और 2.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों के बाद मिली हुई आजादी, बगैर खून की बूंद बहाए आजादी मिली थी। जिनके लिए अफजल हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, इशरत जहां बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब हैं और ओसामा जी हैं, उन्हीं को इसमें प्रोपोगंडा नजर आता है। अब अजय वर्मा जी, आपकी बात का जवाब देता हूं कि हमारी सरकार ने आने के बाद क्या किया। मैं बताता हूं, चूंकि धारा 370 के चलते हुए केंद्र सरकार की बहुत सी चीजों में हाथ बंधे हुए थे। भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि 1976 में जब ये सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया तो धारा 370 की आड़ में कश्मीर की विधानसभा ने कभी सेकुलर शब्द को अडॉप्ट ही नहीं किया। वो 5 अगस्त 2019 को हुआ और 2014 में मोदी जी ने पहली रात दिवाली की गुजारी कश्मीर में और 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। मगर जब हमने कश्मीरी पंडितों के लिए जगह अलॉट की तो महबूबा मुफ्ती कहने लगी अपने घरों में वापस जाएं। ललित अंबरदार जी बताएंगे पूरे पूरे मोहल्ले जला दिए गए थे, नक्शे से खत्म हो गए थे, कहां जाते। इसलिए 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये कश्मीर सेकुलर हुआ है, उसके गठबंधन कर लिया था ना, लेकिन पीडीपी के साथ है कि अब ना वहां पाकिस्तान का झंडा दिखता है। सुधांशु जी, लेकिन जब गठबंधन आपने पीडीपी के साथ किया था तो कश्मीरी पंडितों को तो इस बात की भी बड़ी तकलीफ हुई थी कि जो आतंकवादियों के साथ सो कॉल्ड जाकर खड़े हो जाते हैं, उनके साथ आपने हाथ मिला लिया था। तो क्या ये उनके साथ धोखा नहीं था? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, जिसके के लिए प्रधानमंत्री जी 2019 के लोकसभा चुनाव में बोल चुके हैं, हां वो महामिलावट थी, वो हमारी गलती थी। मगर पीडीपी के साथ रहते हुए याद करिए, मसर्रत आलम 72 घंटे में वापस जेल में गया था। पीडीपी के साथ रहते हुए हमने हुर्रियत से ना बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात की। पीडीपी के साथ रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चला। पीडीपी के साथ रहते हुए ईडी के मुकदमे दर्ज हुए हुर्रियत के नेताओं पे। पीडीपी के साथ रहते हुए एनआईए के दोषी बने। पीडीपी के साथ रहते हुए वो दिल्ली में आते थे तो रेड कारपेट वेलकम नहीं होता था, जैसे यूपीए के जमाने में कोई दामाद की तरह आते थे एनआईए की पेशी में। जनाब, ये तो हमने पीडीपी के साथ रहते किया। और जब पीडीपी को छोड़ा तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था तिरंगे को झंडा कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। तो आपने देखा 26 जनवरी पे डल लेक पे तिरंगे की वो लगी हुई थी। अब ना वहां आईएसआईएस का झंडा दिखता है, ना वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं। अब अगर कोई मुस्लिम भी शहीद होता है भारत की सेना के साथ, उसके नमाज़े जनाजा में हजारों की भीड़ दिखती, तब आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में दिखती है। अब ना वहां कोई जुमे की नमाज के बाद भीड़ दिखती है नारा लगाती हुई जो अयूब पंडित जैसे किसी इंस्पेक्टर को कत्ल कर दे। अब ये सब नजारा बदल गया है और आप चिंता मत करिए, आने वाले कुछ ही आप नजारा और वक्त बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित जो जहां तहां फंसे हैं या बुरे हाल में जी रहे हैं सर, वो आज भी अपनी किस्मत बदलने का, अपनी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो इंतजार अलग अलग मौकों पर हमने तस्वीरों में देखा है और एक दर्द ललित अंबरदार जी के चेहरे पर भी अभी दिखाई दिया। लेकिन माजिद हैदरी, एक फिल्म आई है, एक सिनेमैटिक लिबर्टी नाम की एक चीज होती है कि अगर कौन सा फिल्म मेकर किस नजरिए से फिल्म बना रहा है तो ये उसकी भी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार है, एक स्वतंत्रता का उसको हक है। आपको क्या आपत्ति है फिल्म पर? मैडम, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं यही याद दिला दूं कि पिछले दिनों से हम बात कर रहे हैं कि 32 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, 32 वर्षों बाद कांग्रेस क्या कह रही है, 32 वर्षों बाद सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं, 32 वर्षों बाद माजिद हैदरी क्या कह रहा है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि 32 वर्षों बाद इंसानियत क्या कह रही है। 32 वर्षों बाद इंसानियत ये कह रही है कि सबसे पहला जो काम होना चाहिए आज, वो ये होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कैसे हो, कब हो, उस पर क्या काम हुआ है। और जो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जुल्म हुआ था, 32 वर्षों के बाद भी उस पर कोई व्हाइट पेपर क्यों नहीं आया, उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला, और आज तक ये साबित कानूनी तौर क्यों नहीं हुआ कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन में, किलिंग्स में किसका हाथ था। जो हम बात करते हैं वो हम सुनी सुनाई बात करते हैं मैडम, उस पर कानूनी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कानून का फैसला नहीं है, कोई सरकार का फैसला नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो रोल बनता था इसमें, वो सबसे पहले हमारी माननीय भारतीय जनता पार्टी का बनता था, क्योंकि पिछले 32 वर्षों में से 15 वर्षों तक अभी तक अटल जी की सरकार लेकर के भाजपा की सरकार रही है। इन 15 वर्षों में कुल मिलाकर के भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? केवल यह किया कि विवेक अग्निहोत्री ने एक इस्लामोफोबिक पिक्चर बनाई और भाजपा ने उसका समर्थन किया। पंडितों के लिए क्या किया? बात तो पिक्चर नहीं होनी चाहिए, बात होना चाहिए कि पंडितों के लिए क्या किया। पंडितों के लिए कुछ नहीं किया जाएगा, इनके दर्द को बेचा जा रहा है। मैं तो निंदा करता हूं इस पिक्चर की कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को कमर्शलाइज किया गया है, सिनेमा में बेचा गया है, मेरे कश्मीरी पंडितों के जख्मों को, दर्द को, उनकी परेशानी को। ये सुधांशु त्रिवेदी जी क्या बात करेंगे, क्या ये देश को बताएंगे आज? लेकिन कश्मीरी पंडितों को तो माजिद हैदरी ऐसा लग रहा है
कि किसी ने उनके दर्द को सही तरीके से दिखाने की कोशिश की है। आप जो कह रहे हैं कि उनके दर्द को बेचा जा रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी ने उनकी आवाज को उस तरह से दिखाया जो उनके साथ हुआ है। और ललित अंबरदार मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, ललित अंबरदार मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और वो आपकी बात पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ बैठकर। तो सच क्या है, सच कहां से खड़े होकर देखा जा रहा है, ये भी तो समझने की कोशिश करनी होगी ना ललित अंबरदार जी। वो कह रहे हैं कि गलत कहां हुआ, कोई अभी तक नंबर सामने क्यों नहीं आया, कोई फैक्ट फाइंडिंग सामने क्यों आई? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप तो जख्म हरे कर रहे हैं और जब आप जख्म को कुरेदते हैं तो उसको नासूर बन जाता है। ये साइंस है, मेडिकल साइंस है, मैं नहीं कह रहा। आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए 32 वर्षों पुराने जख्म को आप कुरेदेंगे, वो नासूर बन जाएगा, गैंग्रीन बन जाएगा। यहीं से शुरू करना चाहता हूं, आपके द्वारा राष्ट्र को बताना चाहता हूं, फिल्म आज आई है। 32 साल से ललित अंबरदार और ललित अंबरदार जैसे हजारों कश्मीरी पंडित जिनोसाइड के सर्वाइवर जो हैं पूरे भारत में रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहूं, जिनोसाइड सिर्फ कत्ल करना, मारना और दफा करना नहीं होता। जिनोसाइड की परिभाषा यह भी है जो जिंदा बचे हैं क्योंकि उनका पीछे एक एक कत्ल, एक एक रेप, एक एक मास मर्डर इतनी बेदर्दी के साथ किया गया था ताकि वहां के जो 4-5 हिंदू घर और बचे हुए हैं वो वहां से दफा हो जाए और हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएं। हमने उस जेनोसाइड के एस्पेक्ट को डिफाई किया। ये सोचते थे कि हिंदू चले गए यहां से, आधा निजाम मुस्तफा तो आ गया और ये कश्मीर में ये अब नहीं आएंगे तो पूरी तरह हो जाएगा। सुनिए, 32 साल से इस चैनल पे मैं कब से बोल रहा हूं, 32 साल से दिल्ली के अंदर कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जहां से मुझे निकाला नहीं गया हो। और वहां पे कन्वर्सेशन क्या होता था, नैरेटिव क्या होता था, यह नहीं होता था कि हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करना चाहिए। यह डिस्कस किया जाता था कि हिंदुस्तान को कितना झुकाया जा सकता है कश्मीर के कंप्रोमाइज के लिए। आपको याद होगा चिदम्बरम ने, होम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? कश्मीर इज अ वेरी टिपिकल प्रॉब्लम। कश्मीर एक टिपिकल प्रॉब्लम है, उसका समाधान भी टिपिकल है। वो बताना चाहता हूं वो समाधान क्या था जिसका कांग्रेस पार्टी ने आज तक मना नहीं किया हुआ। मुशर्रफ, मनमोहन सिंह पैक्ट जो अगर कंप्रोमाइज होता वो हिंदुस्तान की बैल्कनाइजेशन के लिए रेसिपी थी। और जब ये बार बार कह रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं को कि वहां पे है, कुछ को नौकरी दी, कुछ को, सुनिए, हम भेड़ बकरियां नहीं या नौकरियां दी मनमोहन सिंह ने, कहां दी? उन शहरों और गांव में जहां से उन लड़के लड़कियों की परिवार को भगा दिया गया था। और जब नौकरी देते ना आप जेनोसाइड के सर्वाइवर की इकोनॉमिक अवस्था का ब्लैकमेल नहीं करते। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी से अपील, अभी बात हो रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, मैं उनको समाधान बताना चाहता हूं। आपने खुद बोला, ठीक है सर, मैं समाधान के पॉइंट पे आऊंगी। मेरे पास ऑडियंस के भी सवाल आ रहे हैं। एक बार मुझे 2 सवाल लेने हैं इस कार्यक्रम में। हम क्योंकि दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं तो हमें 2 ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं। आइए पहले उन सवालों को देख लेते हैं, फिर हम बातचीत की शुरुआत दोबारा करेंगे। आखिर अपने खिलाफ जाने वाले मुद्दों पर भुला देने की राजनीति क्यों करती है? क्यों कांग्रेस ये कोशिश करती है कि इन मुद्दों को भुला दिया जाए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई ऐसा टॉपिक या कोई फिल्म के द्वारा आम लोगों तक सच्चाई पहुँचाने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी उस मूवी को प्रोपेगेंडा बता के गलत बताते हैं और कहते हैं कि देश में हिंसा और नफरत फैलेगी। ऐसा क्यों? ठीक है अजय जी, सवाल आपने सुन लिया होगा, जनता के सवाल भी और जो ललित अंबरदार भी यहाँ पर कह रहे थे। देखिए, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल पूछूं सर या ना पूछूं? आप दोनों ने पूछ तो लिया है, आपका तीसरा सवाल है तो ना पूछूं आपसे? आज जवाब नहीं देना चाहते क्या? अगर नहीं देना चाहते तो ठीक है, नहीं पूछूंगी फिर। नहीं, मुझे आप टाइम तो देंगी ना फिर? बिल्कुल दूंगी सर, आपको बातचीत के लिए बुलाया, बिल्कुल टाइम दूंगी। पर मैं पूछ लूं आपसे सवाल या ना पूछूं? बिल्कुल, आप 2 बार पूछें, तो आपका हक है। अजय जी, ये दर्शकों के सवाल भी आपने दिखाए। देखिए, एक फिल्म आई है, मैं जिस सिनेमैटिक लिबर्टी का जिक्र कर रही थी, एक फिल्म मेकर ने अपने एक नजरिए से एक फिल्म बनाई, उसे वो फिल्म बनाने की आजादी है। देश में एक सिस्टम है, सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को जारी किया है, रिलीज होने दिया है, दर्शक जाके देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में जब फिल्म को आधा सच दिखाया, आधा झूठ दिखाया, बड़े नेता उस पर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और एक सियासी शोर में वो फिल्म फंस गई है, फायदा किसका है इसमें? एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, देश की सबसे पुरानी पार्टी के होने के नाते, क्या यहां पर एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था संवाद स्थापित करने का? 1947, 1946, 1984, 1990 की बात चल रही है। मैं तो जरा गोदरे दंगे पे जाना चाह रहा हूँ। परजानिया फिल्म का फिल्म सेंसर से पास नहीं थी, पिक्चर हॉल फूंक दिए गए बीजेपी के नेताओं द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा। वो लोकतंत्र था,
ये वो लोकतंत्र था, वो संवेदनाएं थी, वो मानवीय संवेदनाएं थी। गौर से सुने। और मेरे दो युवा साथी, मैं उनको सम्मान से बताना चाहता हूं, हम पूछना चाहते हैं कि मुफ्ती गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद शहीद, उस वक्त उनकी बेटी रूबिया शहीद को जब आतंकवादियों ने अगवा कर लिया तो देश में किसकी सरकार थी? अटल जी की सरकार ने। कंधार हाईजैक के विमान में आतंकवादियों को किसने छोड़ा था? अजय जी, अब आप फिर बोलेंगे कि मैं आपको टोक रही हूँ। नहीं, आप मुझे पता है फिर बोलेंगे मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन आप तुलनाएं ऐसी दे रहे हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं है। एक बार प्लीज ये जरा जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, एक बार जरा इसे फुल स्क्रीन करके दिखाइए। अजय जी, अगर आपके पास भी टेलीविजन मोबाइल आप कहीं पर देख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन करिए इस विजुअल को। आप बार बार परजानिया का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि थिएटर फूके गए थे। यहाँ पर जो लोग फिल्म देखकर बाहर निकले हैं वो फिल्म मेकर को गले लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको रो रहे हैं, चाहता हूँ, अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं। थोड़ा तो सर सेंसिटिव होकर बात करिए ना। आप कहाँ का तार कहाँ से जोड़ रहे हैं? हमने यहाँ कौन सा थिएटर जलाया जा रहा है? आप देखिए वो जो महिला है जो अपना घर बार छोड़कर आई है, वो गले लग के रो रही है, उनके हाथ जोड़ रही है उनके आगे। पूरी बात आपने सुनी नहीं। बुजुर्ग महिलाएं हैं। प्रताप सिंह जी की सरकार थी, 85 सांसद बीजेपी। अरे सर, आपने अगर एक लाइन ये बोली है कि थिएटर तोड़े गए थे, फूके गए थे, गोधरा गुजरात सब आप याद दिला रहे हैं। तस्वीर तो देखिए ना यहाँ पर क्या हो रहा है और आप क्या तुलना कर रहे हैं? तोड़ा था वो, उनके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने तोड़ा था। या तो कांग्रेस या कुछ ऐसा नहीं कर रहे, इनके साथ समर्थन में है, इनके लिए किया प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस के टाइम में इनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ। जब बीपी सिंह की सरकार थी, जगमोहन गवर्नर थे, मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री थे, 85 साल। असीम त्रिवेदी को जानते हैं? कार्टूनिस्ट थे। असीम त्रिवेदी को जानते हैं आप? और जिस वक्त, सुन लीजिए, डेट भी सुन लीजिए, कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाया था। असीम त्रिवेदी को जानते हैं ना? और सुन लीजिए, मैं रवि, उनके साथ क्या हुआ था एक कार्टून बनाने पर, याद है या नहीं है? रवि खन्ना साहब जो एक सीनियर ऑफिसर थे, और ऐसी कई फिल्में मैं कांग्रेस राज की आपको दिखा सकती हूँ जो रिलीज ही नहीं हो पाई थी। पत्नी ने एक कोर्ट में, अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही है ना, मैं उस पर आपको ही बिंदु दे रही थी। एयरफोर्स, उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स और फोर्स को बेइज्जत किया गया इस फिल्म में। सुधांशु जी, उनका सीधा आरोप ये है कि इस पूरी फिल्म को सियासत में बीजेपी लेकर आ रही है और हाल ये है कि आप प्रधानमंत्री तक उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री को तो टिप्पणी से बचना चाहिए था। देखिए, एक यथार्थ बताना चाहता हूं। मैं तो उस मीटिंग में था, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलना शुरू किया कि भारत के बारे में यथार्थ बताने में क्यों फिल्म इकोसिस्टम रुकता था। सबसे पहले उन्होंने कहा महात्मा गांधी के बारे में कोई फिल्म ही नहीं बनी आजादी के बाद, एक विदेशी ने फिल्म बनाई, वरना आज तक किसी भारतीय ने क्यों नहीं फिल्म बनाई महात्मा गांधी के उस व्यक्तित्व पे। जबकि उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर के बारे में उनके लोगों ने कितनी फिल्में बनाई। फिर उन्होंने बात कही कि ये बताइए विभाजन पर आज तक कोई ऑथेंटिक फिल्म ही नहीं बनी। मैं एक बात और विनम्रता से कहना चाहता हूं, ज्यूज होलोकॉस्ट हुआ जर्मनी में, उस पर आधा दर्जन से अधिक हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्म है जिसको कि ऑस्कर अवार्ड भी मिला। किसी जर्मन ने कहा कि साहब ये जर्मनी और जर्मनों के साथ गलत दिखाया जा रहा है, या किसी ने कहा यहूदियों और जर्मनों के बीच में वो क्यों? वहां का हर जर्मनी आज कहता है हमारा हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन से कोई लेना देना नहीं और जर्मन नाजी पार्टी से हम कुछ नहीं करते। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, मगर जो उसमें दिखाया जा रहा है वो तो आतंकवादी है, मजहब को जोड़ रहे हो और मजहब को अपने साथ भी जोड़े ले रहे हैं। ऐसा गजब का आप तर्क देते हैं। अब अजय वर्मा जी, आपकी उस बात का भी जवाब दे दूं जो आपने कहा ना वीपी सिंह की सरकार थी। हाँ, आपने जो बात कही ये बात सही है। अब मैं ये भी जवाब देता हूं। ये बताइए, जस्टिस नीलकंठ गंजू की जब हत्या हुई नवंबर 1989, किसकी सरकार थी केंद्र में? हाई कोर्ट का जज की हत्या कर दी जाएगी और उनके शव को उठाने में 4 घंटे लगेंगे, किसकी सरकार थी? ये बताइए, मई 1989 में। मेरी बात सुनिए ना, 1988 के बाद श्रीनगर में झंडा फहराना बंद हो गया, गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाया, किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था आपको। अजय वर्मा जी, 1 मिनट कंप्लीट कर लेना, आप अपनी बारी में पूरा बोल चुके हैं। ठीक है, सुधांशु जी कंप्लीट करिए, फटाफट कंप्लीट करिए। मेरा सेंटेंस नहीं पूरा होने दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट। अभी मैं और पीछे जा रहा हूं जनाब। 1988 26 जनवरी के बाद वहां पर गवर्नर झंडा नहीं फहरा पाया, किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की। और याद दिलाता हूं, दर्शकों से जाके चेक करिए, नागपुर में भी झंडा फहरवा दीजिए, भारतीय तिरंगा, और नागालैंड में भी भारत आई। श्रीनगर में वनडे हुआ, श्रीनगर के वनडे में, भारत वेस्ट इंडीज के वनडे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वनडे बीच में रोक देना पड़ा। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं समझ नहीं पाया कि भारत वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद के किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी।
अब मैं बताता हूं जो कुछ हुआ 1990 में, उस जमाने में ना स्वतंत्र मीडिया था, ना आज की तरह मोबाइल थे। भाजपा को जब पता लगा गवर्नर की रिपोर्ट के द्वारा, हमने मई 1990 में अपने को कश्मीर से बाहर कर लिया और बीपी सिंह सरकार की खिलाफत की, क्योंकि उस जमाने में सरकारी नियंत्रण था पूरा मीडिया के ऊपर, इसलिए जानकारी आने में 3-4 महीने लग जाते थे। आज की तरह नहीं था कि मोबाइल से तुरंत पहुंच जाना, इंडिपेंडेंट मीडिया था। जाके चेक कर लीजिएगा। सर, इतिहास के पन्ने तो गिना दिए आपने, मैं लेकिन वर्तमान की बात कर रही हूँ। और संसद में उन्होंने आरोप लगाया। इतिहास के पन्ने सर आपने गिना दिए। अजय वर्मा जी अपनी बात कह रहे हैं, सुधांशु जी आपने अपनी बात की, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक फिल्म सियासी मसलों का हल हो सकती है? फिल्म ने एक बहस छेड़ी है, एक डिस्कोर्स हुआ है, देश में लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां से परिस्थितियां सुधरेगी कैसे? कश्मीरी पंडितों का रहनुमा बनने की कोशिश आज सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल यह कि उनकी बेहतरी के लिए क्या कोई प्लान है? होगा क्या अब यहां से आगे? सिर्फ आरोप तक की बात सीमित नहीं रह जानी चाहिए कि साहब अभी भी कश्मीरी पंडितों को ऊपर से पंडित जवाहरलाल नेहरू आके बताएंगे। मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 2014 से 22 हो गया। ठीक है, माजिद हैदरी रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है माजिद हैदरी बोलिए। देखिए मैडम, मैं सुधांशु भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैंने याद दिला दूं, करनी सेना ने, देखिए मैडम मैं सुधांशु अजय वर्मा जी को आ रही हूँ, सुधांशु जी आ रही हूँ, एक बार माजिद हैदरी बोल रहे हैं, बोलिए माजिद हैदरी। देखिए मैडम, मैं सुधांशु भाई को याद दिला दूं, करनी सेना ने स्कूल बच्चों पे हमला किया, स्कूल बसों पे हमला किया, सिनेमा हॉल तोड़े, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलाए। किस वजह पे? एक फिक्शन की मूवी बनी थी पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह का प्रेम दिखाया था एक रानी पद्मावत की तरफ, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, वो बर्दाश्त नहीं हुआ देखना, और पूरे भारतवर्ष में करनी सेना आग लगाने को निकल गई। लेकिन जिस पिक्चर में मुसलमान को विलन दिखाया गया, हर मुसलमान को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ दिखाया गया, कश्मीर के मुसलमान को, उस पिक्चर की सराहना ये सुधांशु त्रिवेदी जी इस मंच पर आकर नहीं पूरे देश के सामने करते और इस पिक्चर का समर्थन फिल्म और बनी थी, कश्मीर बैकड्रॉप पर ही बनी थी, विशाल भारद्वाज की फिल्म थी हैदर, याद है आपको? जी बिल्कुल। उसमें कैसे क्या दिखाया गया था, सब कुछ याद है आपको? जी, कम से कम उसमें लाल चौक पुराना दिखाया गया था, घंटाघर पुराना दिखाया गया। उसके पास ये सिनेमैटिक लिबर्टी है ना कि वो अपने नजरिए से फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है। वो फिल्म भी देश में रिलीज हुई, ये फिल्म भी देश में रिलीज हुई, लेकिन आपने किस चश्मे से देखा? आपने इस चश्मे से देखा कि उसमें मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया जा रहा है। क्यों लग रहा है आपको ऐसे? मैडम, क्यों लग रहा है आपको के टाइम लिबर्टी नहीं होती तब सेंसर बोर्ड पे भी सवाल जाएगा। लेकिन सर, तो सेंसर बोर्ड ने तो रिलीज किया ना। अगर सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं किया होता तो सवाल तो तब उठता ना, सेंसर बोर्ड ने तो सर्टिफिकेट की दिया है उसको। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? देखिए मैडम, सबसे पहली बात बदकिस्मती ये है कि नया कश्मीर बने हुए 2.5 वर्ष हुए, लेकिन आज तक कोई सिनेमा हॉल नहीं खुला है। कश्मीरी पंडित सवाल से भागिए मत। मैंने आपसे पूछा, मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया गया, ये किस सीन से, कौन सा सीन देखकर आपको ये लगा, कौन सा सीन देखकर, कौन सा सीक्वेंस देखकर आपको ये लगा कि मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया है? बताइए मैडम। जो मैंने कुछ झलकियां देखी उस पिक्चर की, क्योंकि यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है, उसमें मुसलमान को केवल एक कातिल दिखाया गया है, राक्षस दिखाया गया है। जैसे मैं पूछ रही हूँ ना, एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल मैडम। कितने एग्जांपल दूं? शुरू से, पिक्चर के शुरू से एंड तक मुसलमान उसमें राक्षस है, बस ये उसका नाम ही रख देना था। आपने तो फिल्म देखी नहीं अभी, फिल्म तो आपने देखी नहीं अभी, आपने जस्ट रशेस देखे, थोड़े से आपने कुछ झलकियां देख ली, आपने कहा मुसलमानों को दिखाया। इसका मतलब आप इस सोच के साथ आए कि आपको इस पॉइंट पर जो है बात करनी है। फिल्म तो आपने देखी नहीं है, अगर आपने देखी होती तो मैं आपकी बात मानती। मेरी गलती नहीं है ना, मुझे मेरी सरकार सिनेमा हॉल देना है, यहाँ पंडितों को भी वापस लाए। सरकार तो कुछ करनी है, आप मुझे पकड़ रही है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माजिद हैदरी, ताली बजाने का मन कर रहा है, क्लैप कर सकती हूँ आपके लिए। दुनिया जहान के सारे मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपने फिल्म के रशीद नहीं देखे। अगर आपने फिल्म देखी तो आप आज ये बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार आपको फिल्म नहीं देखने दे रही है। बाकी दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है। 1990 में हमारे आप टीवी डिबेट के पैनल पर बैठे हैं आप, तो इतनी जिम्मेदारी की उम्मीद तो मैं आपसे करूंगी ना कि आप एक इंफॉर्मेशन लेकर, एक बिंदु लेकर, एक पॉइंट ऑफ कंटेंट लेकर यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। बिंदु तो ये है कि जो स्क्वाड्रन लीडर्स में जिनकी हत्या करते हुए दिखाया गया, उनकी पत्नी ने इस पिक्चर के खिलाफ केस किया है। बिंदु तो सबसे बड़ा ये है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं सर देखिए, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, जब आप इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया है, तो एक मैसेज जाता है सोसाइटी में। आप लोग जब यहाँ डिबेट में बैठकर ये बात कहते हैं तो एक मैसेज जाता है सोसाइटी में। हो सकता है कुछ लोग आपकी इस बात पर ताली बजाते हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इन बातों से तकलीफ भी होती है। क्यों आप इस बात को मुझे आज यहाँ पे समझाइए, आपको क्यों लग रहा है कि, आपको ये क्यों लग रहा है कि इस फिल्म में मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया है? ये क्यों लग रहा है आपको?
मैडम हर मुसलमान को उसमें कातिल दिखाया गया, कातिल का समर्थक दिखाया गया, नहीं तो क्या बताएंगे आप उसको? आप अगर उसको बताएंगे उसमें कि मुसलमान वहां हीरो अगर दिखाया गया उस पिक्चर में? अगर फिल्म में घटनाओं से इंस्पिरेशन लेकर उस समय के दस्तावेजों पर, डॉक्यूमेंट पर एक पिक्चराइजेशन दिखाया गया है, तो आपने उसको पूरे मुसलमानों के खिलाफ मान लिया? बिल्कुल, क्योंकि वो, मैं तो सिर्फ केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं, वो और आपने एक फिल्म के आधार पर ये तय कर लिया, एक फिल्म के आधार पर आपने तय कर लिया कि ये पूरी मुसलमान कौम के खिलाफ है। सिर्फ एक फिल्म है, देश में एक फिल्म बन गई, वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे मैडम है ना, इसमें झूठ क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कश्मीरी शुरू करके कश्मीरी पंडित जब घाटी से निकले थे, महिलाओं के साथ क्या हुआ था, ये पढ़ा है आपने किताबों में, अखबारों में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ था महिलाओं के साथ, याद है आपको? देखिए मैडम, किसी भी पंडित महिला को कश्मीर में बिंदी लगाने से रोका नहीं गया, साड़ी से रोका नहीं गया, लेकिन आज के भारत में मुसलमान महिला को हिजाब पर लगाया जा रहा है। अरे वाह, आप भूल गए सर। नहीं, एक सेकंड, जब ये बातें वहां पर हुई कि कश्मीर हमें चाहिए, पुरुष यहां से चले जाएं लेकिन कश्मीरी पंडित महिलाएं जो है वो यहीं रह जाएं, ये नहीं हुआ वहां पर? मैडम ये एक मनगढ़ंत कहानी है, जब तक सरकार व्हाइट पेपर नहीं देगी मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, ये नहीं हुआ, आपने बताया। तो इसका मतलब ये कि जो आपको पसंद आए वो आपको स्वीकार, जो आपके खिलाफ वो आपको मंजूर नहीं। पांच मंजिल के घर वहां पर थे, 5 मंजिल के घर, अपनी जो भी संपत्ति थी उस सबको एक रात में छोड़कर चले जाने का मतलब, और दुनिया के किसी दूसरे कोने में अपनी जिंदगी बसाने का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है? मालूम है ये आपको इस तकलीफ का? एक मोबाइल फोन अगर खो जाता है तो तड़प उठते हैं आप, लेकिन एक इंसान जिसने अपना बसा बसाया घर रातों रात छोड़ दिया, इस तकलीफ को समझते हैं आप? मैडम मैं उनकी पीड़ा को समझता नहीं हूं, उसके साथ हिस्सेदार हूं, शेयर करता हूं उनकी पीड़ा को। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमानों को गलत इमेज में दिखाया? तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं उनकी पीड़ा को बेचता नहीं हूं, उसको कमर्शलाइज नहीं करता। मैं कहता हूं वो घर कमाएंगे, मतलब वो जो पीड़ा है वो कारपेट के अंदर घुसा के रखो, उस पीड़ा को कारपेट के अंदर, पर्दों के अंदर छिपा के रखो, उस पर बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमें उस पर बात करना, उसको बेचना है, अपना जो उस पर बात करना, उसको बेचना है, भुलाना होगा, रात गई बात गई करना होगा, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, तब देश आगे बढ़ेगा। माजिद हैदरी, देखिए ये सारे बिंदु उठाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि जब आप टेलीविजन पर बैठते हैं, देश में बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होते हैं। जब सिर्फ एक फिल्म बनी है, उस एक फिल्म को आपने पूरी मुसलमान कौम के खिलाफ बता दिया कि उनको गलत इमेज में दिखाया जा रहा है, ये बात लोग सुनते हैं। और जो भी समझदार शख्स होगा, जो जहनियत रखता है, वो फिल्म देखकर अपना फैसला करेगा, आपकी बात सुनकर नहीं करेगा। और आप तो खुद फिल्म देखकर नहीं आए हैं, तो यहां से समझ में आता है कि आप किस एजेंडे के तहत बात यहां पर कर रहे हैं। अब यहां से मैं एक बड़ी बात करना चाहूंगी और उसके लिए मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सबके पास आऊंगी। सुधांशु जी, एक फिल्म जो है वो सियासी मसलों का समाधान नहीं हो सकती है और इसीलिए सरकार से बड़ी उम्मीदें होती हैं। कांग्रेस ने क्या किया वो बात अब अलग है, मैं आज वर्तमान की बात कर रही हूं। कश्मीरी पंडितों की बेहतरी के लिए अभी अगर मुद्दा इस हिसाब से उठा है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? नहीं, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मगर मुझे बहुत आपत्ति है माजिद हैदरी ने जिस जहनियत का परिचय दिया है। इनका पहला वाक्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह सलेह। अरे जिसने अपने सगे चाचा को मारा, जिसने उसको बढ़ाया, अपने ससुर को मारा, जिसने हजारों लोगों का कत्ल कराया, जिसने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ा, एक विदेशी था आक्रमणकारी, वो आपको रहमतुल्लाह सलेह नजर आता? इसी जहनियत ने मारा है मुसलमानों को। उसके बाद औरंगजेब पातशाह गाजी जिंदा पीर नजर आते हैं, जिसने चारों भाइयों को कत्ल किया, बुढ़ापे में अपने बाप को जेल में रखा। वही फिर आपको अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक नजर आते हैं। बहुत नुकसान किया है आपने मुसलमानों का इससे। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। इसी जहनियत की वजह से आपको कश्मीर फाइल में उन कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं दिखता, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं उन कश्मीरी पंडितों की तरफ से बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी। इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। अब मैं इस बात पे जवाब देता हूं कि जो आप बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले, अरे बड़ी देर नहीं लगी, बता रहा हूं, जानते क्या हुआ? सबसे पहले आते आते पहली रात गुजारी कश्मीर के अंदर जाकर सीमा पे कश्मीर के जवानों के साथ 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, कश्मीरी पंडितों के लिए अलग जगह अलॉट करवाई। परंतु महबूबा मुफ्ती की सरकार ने जब विरोध किया तो उसके बाद जब धारा 370 हटी है, कश्मीर सेक्युलर हुआ है, अब वहां ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, ना ISIS के झंडे हैं, अब वहां पर मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह काम हमने करके दिखाया, सिर्फ पैसा अलॉट नहीं किया, जमीन भी अलॉट की है। इसलिए आपको यार, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस जंग की जहनियत के साथ मुसलमानों को जोड़कर आपने देश का नुकसान किया, समाज का नुकसान किया और मुसलमानों का नुकसान किया। और मैं चुनौती से कहता हूं, आज के मुसलमानों को क्यों नहीं रखा, मुझे बता दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक के DNA से कोई कनेक्शन नहीं है।
वो सब के सब के साथ मुसलमानों को क्यों निकाला आपने, अलग बताइए। अरे किसने मुसलमान कहा भाई? आतंकवादी आपको मुसलमान क्यों नहीं, ये डिबेट सीए पे नहीं है। आतंकवादी आपको मुसलमान मुद्दे से भटकेंगे नहीं। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या होना है, उन्होंने कुछ बिंदु गिनाए कि हमने ये किया, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे संतुष्ट होते हैं आप? ये आपको उम्मीद की किरण जगाती है आपके मन में? उससे पहले एक प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू जो है ना, कश्मीरी जो सर्वाइवर्स हैं जेनोसाइड के, वो भेड़ बकरियां नहीं है कि आप जब चाहें उनको निकलने दें, जब चाहें उनको वापस बुला लें। मैं आपके द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके आप ये औपचारिक तौर पे घोषणा कर दें जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था। आप ट्राइब्यूनल, चूंकि भारत यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड के सिग्नेटरी है, वन ऑफ द फर्स्ट, तो आप ट्राइब्यूनल बिठाएं, तहकीकात करें कौन लोग मुलव्वस थे उस जेनोसाइड में, रेप, मर्डर और मास मर्डर में। वही खाली नहीं, जो कोलैबोरेटर्स बने उस चीज के अंदर, मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज। कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था, दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद था। मरणोपरांत उसकी तहकीकात होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप हमें कश्मीर जाने के लिए क्या क्या चाहते हैं आप? मैं महबूबा मुफ्ती के पड़ोस में जाऊंगा, मैं गुलाम नबी आजाद के पड़ोस में जाऊंगा। गुलाम नबी आजाद का रेफरेंस कांग्रेस को बताना जरूरी है। उन्होंने राज्यसभा में आंसू बहाए, बोले हम भी 15 अगस्त को वहां पर झंडा चढ़ा रहे थे जब मैं कॉलेज में था, लेकिन 10 दिन कॉलेज में नहीं आता था और मैं 10 दिन घर में नहीं बैठता था, दिन प्रतिदिन उन जहादियों और इस्लामिस्टों को फेस करता था उसी अमर सिंह कॉलेज के अंदर। दूसरी बात, और हां, उन्होंने एक बहुत बड़े पत्रकार को एक प्रोग्राम में यह कहा, जब पत्रकार ने एंड में पूछा, फुटनोट्स में हमारा जिक्र होता था मैम, तो उन्होंने पूछा अरे ये कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा, ये तब बताना जो वो मुख्यमंत्री थे कश्मीर के। बोले अरे वो जाना ही नहीं चाहते, हम क्या करें, उठा के ले जाएं। और ये भी भूलिए, ये मत भूलिए कि बिट्टा कराटे फारूक अहमद डार, बुच्चर ऑफ कश्मीरी हिंदूज, जब उसकी रिहाई हुई, मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद और जज की ऑब्जर्वेशन थी कि हमें जानते हैं कि इसके खिलाफ सीरियस चार्जेस है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको परस्यू नहीं किया। तीसरी बात, आप कश्मीर के अंदर सर जी, मैं उन पड़ोस में नहीं जाऊंगा, मेरा पड़ोस रहा नहीं वहां पे, वो जो जब्त किया गया, खा गए, जैसे भी हो गया। मुझे वहां पे पनुन कश्मीर की यूनियन टेरिटरी चाहिए जिसके अंदर कश्मीरी हिंदू रहेंगे और दिल्ली की केंद्रीय सरकार हमेशा हमेशा के लिए हमारी रक्षा, सुरक्षा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपको लगता है सरकार इस दिशा में सोच रही है? तीसरी बात, आपने पनुन कश्मीर की बात की, हमारा कश्मीर अपना कश्मीर, आपको लगता है कि ये मुमकिन है, ये होगा? क्यों नहीं हो सरकार ऐसा करेगी? सरकार पर ये भरोसा आपको है? जी मैम, जब 370 हटाने की नहीं, सरकार पर क्या आपको ये भरोसा है? 370 की बात हटाने की बात करते थे, हंसते थे हमारे पर। हम लोगों ने, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी ने वो किया जो हिंदुस्तान की जनता चाहती थी। एक बात और, पूर्ण गठन की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। मुझे दर्शकों के सवाल लेने हैं सर। वाराणसी से विशाल का ये सवाल है, कांग्रेस के ऊपर हम हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करने के हमेशा आरोप लगे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं वाराणसी से। क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि कश्मीर फाइल्स पर दिए जा रहे अपने बयानों से कांग्रेस नेता इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं? ये सवाल हमें वाराणसी से भेजा गया है। अजय जी, देखिए अभी मेरे भाई इस पर तो मैं बताऊंगा, इतनी देर वो भी बोले, अभी बोले, मेरे कश्मीरी पंडित भाई जो रटेटा है चोटी की तरह, एक टारगेट केवल अपनी जबान पे जरा लगाम लगाइए, जबान लगाइए। आप नहीं जानते किससे बात कर रहे हैं आप। सर एक नो, लेकिन कंट्रोल इज टंग। मैंने उनको नहीं बोला कि आप क्या करते हैं। नो, लेट मी रिमाइंड, मनीष तिवारी ने एक बार बोला था कि कश्मीर को मैं कांग्रेस का डाउनफॉल बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि जब उन्होंने निकाला, हमने प्रोटेस्ट किया कांग्रेस ऑफिस के बाद, कांग्रेस ने जी मैं आपकी बात समझ रही हूं। आज इनकी बेशर्मी देखिए। सुन लेते हैं ना सर, एक बार आपने पूरी बात कंप्लीट की, ठीक है। अजय जी जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा गरिमा के साथ बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। इन्होंने 40 महीने मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, उस पर कुछ नहीं बोले। जब बीजेपी ने मलाई खाई, इन्होंने इस चैनल पे हम दिन प्रतिदिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते थे, हमारे प्रेशर पे उन्होंने वो छोड़ दी और नरेंद्र मोदी ने खुद बोला था। एक बार सुन लेते हैं ना सर, जवाब सुन लेते हैं, वरना फिर उनकी बात रह जाएगी। ठीक है, बोलिए अजय जी। गया उसके आतंकवाद के लिए बीजेपी की सरकार ने किसको भेजा, क्या करा, कंधार हाईजैकर विमानन में आतंकवादी को छोड़ा, इस पर नहीं बोला इन्होंने अभी कुछ। इन्होंने 15 साल पे नहीं बोला कि 15 साल तक, इन्होंने जगमोहन पर नहीं बोला, इन्होंने उन 85 बीजेपी के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी की और आडवाणी जी की जिम्मेदारी बनती है उस जो कश्मीर में हुआ उसके ऊपर। उस वक्त उनकी सरकार थी और दायित्व उसी का तय होता है, ये देश को बताना चाहिए। अजय जी मैं जितनी बार आपसे बात करने आई हूँ, उतनी बार आपने यही 4 बिंदु उठाए हैं। मैं जितनी बार आपसे बात, मैं हर बार आपसे ऐसा सवाल लेकर आती हूँ कि हम एक बड़ी तस्वीर
की बात करें, लेकिन आप बार बार फिर उन्हीं मुद्दों का जिक्र करते हैं, आप सोल्यूशन पर बात नहीं करते हैं। और मैं एक सवाल यहाँ पर आज पूरे देश के सामने ये सवाल भी रखना चाहती हूँ कि जितनी बहस ये छिड़ी हुई है, इससे हासिल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इससे हासिल? क्या कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलेगा? क्या यहां से एक ऐसी तस्वीर आगे उभरेगी कि आगे बेहतरी की दिशा में बात हो? अगर वो फिल्म जो 14 करोड़ में बनी, आज 70 करोड़ का मुनाफा वो फिल्म कमा चुकी है और आगे भी उसको बम्पर जो है इस वक्त व्यूअरशिप मिल रही है, बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कोई वजह होगी ना। फायदा किसका यहां पर हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों की बेहतरी हो रही है? और अभी भी सियासी बहस में उलझे हुए हैं जिसमें कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा। जरूर बोलेंगे, उस पर कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ठीक है, बहस के बिल्कुल अंतिम, इस बातचीत के अंतिम पड़ाव पर हूं। सुधांशु जी, मैं इस पॉइंट पर आपसे एक क्लियर जवाब चाहती हूं। जो बात यहां पर ललित अंबरदार ने की कि वहां पर कश्मीरी पंडितों की वापसी किन परिस्थितियों में मुमकिन है, उसके लिए क्या माहौल वहां पर खड़ा करना होगा। पनुन कश्मीर की वो बात कर रहे हैं कि वहां पर एक कंप्लीट ऐसे कॉलोनी या एक कंप्लीट इलाका ऐसा बसाया जाए जहां पर सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ, हक के साथ कश्मीरी पंडित रह सके, किसी तरह का एहसान ना दिखाया जाए। ये उनका हक है वहां पर होना। ये मुमकिन है? क्या ये हो पाएगा? देखिए, जो ललित जी ने कहा है उसकी बात को आंशिक रूप से तो हमने कर दिया। उन्होंने यूनियन टेरिटरी की बात की, यूनियन टेरिटरी बना दी है। और जम्मू कश्मीर का एक और हिस्सा था जिसकी कोई बात ही नहीं करता, लद्दाख, जहां एकमात्र बौद्ध स्टेट जिसको बाबा साहब ने अपना आराध्य माना था, उनके लोगों से पूछिए, उनको भी अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है, एयर मार्क किया है आगे के लिए। मगर मैं बता रहा हूं, ललित जी से गलती जानते क्या हुई है? वो अजय वर्मा जी को आके नहीं पहचान पा रहे हैं। ये उस पार्टी के व्यक्ति हैं जिसका अध्यक्ष कौन है, जो कहता मैं दत्तात्रेय गोत्र का कपड़े, जनेऊ, कुर्ते के ऊपर पहनने वाला कश्मीरी पंडित हूं, मगर चला गया बेचारा अमेठी से भागकर वायनाड और केरल में जाके ट्वीट कराया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। अफसोस की बात है उन्हीं के दौर में नहीं, इंदिरा जी के जमाने में और राजीव जी के जमाने में सारा हुआ। कम से कम इंदिरा जी के जमाने तक तो उनको कश्मीरी पंडित माना ही जाता है, राजीव जी को भी माना जा सकता है। मेरे पास समय आज की बातचीत के लिए इतना था। जवाब देना चाहता हूं। सर, मेरे पास समय कम है। आपने बोला कि लद्दाख में आपने बुद्धिस्ट के लिए यूनियन टेरिटरी बनाई, तो कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी पंडितों के लिए यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बन सकती? प्लीज स्टॉप यूजिंग कश्मीरी पंडित्स इन कंटिन्यूड सेक्युलर एक्सपेरिमेंटेशंस इन कश्मीर। ये हमारा 7वां पलायन है, 7वां भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हुआ, और ये हमारा आखिरी है, ये हमारा निश्चय है। 32 साल हो गए और 100 साल लगेंगे, लेकिन हम इज्जत और एक भारतीय और सनातनी की तरह वापस जाएंगे। इसी पॉइंट पर मैं इस बातचीत को विराम देती हूं। उम्मीद यही कि कश्मीरी पंडितों पर अगर इतनी बहस छिड़ी है, उनके दर्द की अगर बात हो रही है, तो उसके प्रति एक संवेदनशीलता भी कम से कम बयानों में दिखाई दे। एक फिल्म एक शोर खड़ा कर सकती है, एक सवाल खड़ा कर सकती है, एक बहस खड़ी कर सकती है, एक वाद विवाद पैदा कर सकती है, लेकिन सियासी समाधान सियासी दल को, सत्ता में जो है उन्हें ही देना होगा और उस पर विमर्श करना होगा, मंथन करना होगा। सवाल पब्लिक का में आज इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें आगे जारी रहेंगी।